गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे मैनेजमेंट का, दैट इज़ ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। एक्चुअली प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत, मीन्स सर्टेन फंडामेंटल ट्रुथ विच आर बीन लेड आउट, इसको गाइडलाइंस भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं फर्स्ट बाय F.W. टेलर, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट या साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड सो ऑन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट कोई गाइडलाइंस नहीं है जो अपने अनुभव के आप प्रेडिक्शन के अनुसार आप लिख दें। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार साइंस में हम लोग क्या देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट या मैनेजमेंट में भी हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स जब बनाएं तो उसमें ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए, उसके साथ उसका आउटकम क्या निकला ये सब समझते हुए हमें गाइडलाइंस तैयार करनी चाहिए। और इन्हीं के द्वारा प्रिंसिपल्स जो है वो पहले लिया गया और इन्होंने क्या किया गया, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए उनमें 7 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए, उनमें पहला था रूल ऑफ थंब लॉ, थंब टू बी रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ साइंस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब समझते जाइए कि जैसे कोई कह दिया कि भाई एक पर्टिकुलर चीज़ को इस तरह से करना है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि क्यों ऐसा कहा गया है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। जैसे अभी के एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग कि जैसे अभी कहा गया कि भाई अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आपको घर के अंदर रहना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रहना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आपको कोई कह दे कि भाई ऐसा करना है, लेकिन अगर आपको वजह पता नहीं है तो उसे हम रूल ऑफ थंब कहेंगे कि भाई कह दिए तो मानना पड़ेगा। लेकिन टेलर का कहना है कि नहीं, हम लोग को कोई चीज़ बताया जा रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है और उसका आउटकम क्या निकलेगा ये जानना चाहिए। जैसे कि अगर हम भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, संक्रमण जल्दी फैल जाएगा, ये वायरल है। तो ठीक इसी प्रकार से कोई चीज़ को एज इट इज़ जो दिया हुआ है वैसे नहीं मानकर हम लोग उसको करके समझे और उसके बाद उसका प्रिंसिपल्स लेड आउट करते हैं, तो उसको हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहेंगे। तो यही कहा उन्होंने, पहला रूल जो इनका था कि थंब रूल मत मानिए, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ साइंस, जहाँ कॉज एंड इफेक्ट का कहानी हो, और इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। सेकेंड प्रिंसिपल जो था कि देयर शुड बी परफेक्ट हार्मोनी अमंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड नॉट डिस्कॉर्ड। बहुत जरूरी है कि सबका साथ आप लेकर चले। जैसे कि अगर आप कोई भी ग्रुप में एक्टिविटीज करते हैं तो हर किसी को आपको समझना होगा ताकि किसी में भी मतभेद ना हो, तभी आप अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हम फैमिली में रहते हैं तो फैमिली के हर मेंबर को हमें समझना होगा, केवल हम अपना इंटरेस्ट नहीं देख सकते हैं। इसी चीज को थर्ड प्रिंसिपल में और क्लियर किया गया है कि एन एटमॉस्फेयर ऑफ परफेक्ट कोऑपरेशन among different workers has to be created for mutual interest sublimating personal interest। देखिए इसमें क्या किया गया कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां पर हर दूसरा व्यक्ति पहले को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो और अपना इंटरेस्ट हम लोग बाद में देखें, जनरल इंटरेस्ट जो है वो हमें देखना होगा। लाइकवाइज दिस वाज द थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ था प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने की बात कही गई है और कहा गया कि अपने एफिशिएंसी को आप जितना हो सकता है ऑप्टिमम तक यूटिलाइज करो, रेस्ट्रिक्ट मत करो, क्योंकि नहीं हम सोचते हैं कि नहीं वो इतना ही काम करता है हम क्यों ज़्यादा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा
कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द वर्कर्स शुड गिव देयर ऑप्टिमम एफिशिएंसी, उनको मैक्सिमम काम करना चाहिए, अपने को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज देयर शुड बी एनकरेजमेंट टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो केवल ग्रुप में अगर एम्प्लॉयर्स हैं तो एम्प्लॉयर केवल अपना ही बेनिफिट नहीं देखे, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कारण बेनिफिट कमाता है। एम्प्लॉय को भी सोचना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयर है तो हम हैं, अगर हम एम्प्लॉयर ही नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो ये जो म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात है दोनों को सोचनी होगी, दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तभी एफिशिएंटली काम होगा और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स जो है उनको न केवल सही तरीके से उनका चुनाव हो बल्कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए। आप कितने भी एफिशिएंट क्यों ना हो, लेकिन ट्रेनिंग इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना वर्क कल्चर होता है। तो आपके पास डिग्री हो सकती है, एलिजिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उस जगह पर काम कैसे करना है इसके लिए आपको कुछ समय के लिए ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी होता है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज। इसमें कहा गया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या वर्क है उसका समान रूप से एम्प्लॉयज में बंटवारा होना चाहिए। मतलब जब आप सबको समान वेतन दे रहे हो तो काम भी उसी प्रकार से समान देना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। लाइकवाइज ये 7 रूल्स आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट इज रूल ऑफ थंब must be replaced by rule of science. Second is there must be perfect harmony among the activities of different individuals and not discord. Third is cooperation. Fourth is production must be maximized. Fifth is prosperity should be there. Efficiency must be utilized. And next is proper selection and training of workers, and last is equitable division of work between management and the employees. लेकिन जैसे क्या है कि ये 7 प्रिंसिपल्स दिया गया है, इसको आप इजीली समराइज कर सकते हैं। नाउ टेलर के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल्स को बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया। देखिए जब कोई नियम बनता है तो उसमें कुछ कमियां होती ही हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि ऑल टुगेदर वो नियम गलत हो गए। उन्होंने दिया, इनिशिएटिव लिया, उसके बाद उनके बाद आने वाले लोगों ने उसमें कुछ खामियां निकाली जिसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्रिंसिपल्स है ये केवल फैक्ट्री के मैनेजमेंट के संबंध में ही केवल बताता है, बाकी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज अगर सेपरेशन, मतलब बताया गया यहाँ पर प्लानिंग जो हम लोग बात करते हैं, प्लानिंग की बात इसमें गुम हो जाती है, इसलिए ये मिसलीडिंग कंसेप्ट है एक तरह से। नेक्स्ट बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग साइड पर एम्फेसिस देता है और ह्यूमन एस्पेक्ट्स में नहीं देता है। फिर ह्यूमन एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा दिखाया गया है, ह्यूमन एलिमेंट्स को कम दिखाया गया है एज कंपेयर टू मशीन। इंडस्ट्रियल ऑटोक्रेसी को दिखाता है एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि बताया गया कि यहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा कंसर्न दिया गया है टू द वर्क rather than the human aspect, और इसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये चीज़ जरूर जान के रखनी है कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए, और कुछ एक क्रिटिसिज्म अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। द नेक्स्ट प्रिंसिपल वेर गिवन बाय हेनरी फ्योल, जो बहुत रेलिवेंट है आज के कंटेक्स्ट में। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताए, और इनका प्रिंसिपल्स को 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। नाउ 14 प्रिंसिपल्स, लोगों के मन में पहले आता है अरे 14 प्रिंसिपल्स याद करना है, तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इसका एक बहुत शॉर्ट एब्रीविएशन है, ध्यान रखिएगा, जो आपको याद करने में हेल्प करेगा। दैट इज डैड, UCUSSR क्वेश्चन मार्क OIC। इसमें एब्रीविएशन में डैड, DAD डैड, यू का केवल लेटर डैड, यू, सी में SEE सी,
फिर यूएसएसआर के लिए यूएसएसआर क्वेश्चन मार्क, ओ लेटर ओ, देन आई लेटर आई, एंड देन सी एस ओ आई सी, सी में यहां पर लेटर केवल सी आएगा। इस तरह से देखिए आप 14 प्रिंसिपल्स याद कर सकते हैं। डैड में डी ए डी डैड 3 लेटर हो गया, यू एक लेटर 4, एस डबल ई सी 3, 4 3 7, यूएसएसआर फिर 4 7 4 11 11, फिर ओ आई सी 3 लेटर हो गया, ओ आई एंड सी लेटर यहां पर सी होगा, टोटल हो गया 14। देख लाइकवाइज प्रिंसिपल्स हम लोग याद कर सकते हैं। नाउ अब ये तो हुआ एब्रिविएशन जो आपको समराइज करने में काम आएगा, मेमोरी में रखने में काम आएगा। नाउ सी व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट इज गिवन बाय हेनरी फ्योल। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। इनका कहना है कि भाई काम को बांटो, एक ही आदमी से सारा काम मत कराओ। क्यों कहा गया है? ताकि स्पेशलाइजेशन आए। आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब जाएंगे, आप सिंपल से एग्जांपल लीजिए कि जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, तो मॉल में एक आदमी हर काम नहीं करता है, ठीक है। आप किसी कपड़े की दुकान पे गए, मान लीजिए फ्रेयालाल गए, फ्रेयालाल में देखिए जो आदमी आपको कपड़ा दिखा रहा है वो आपसे पैसे नहीं लेता, या वो आपको कपड़े का डिलीवरी देता नहीं है। आप कपड़ा लेते हैं, फिर आपको एक रिसिप्ट देता है वो, फिर आप कैश काउंटर में जाते हैं, कैश काउंटर में अलग आदमी बैठा है, वो पैसा लेता है, फिर आपको स्टैंप मार के वो देता है रिसिप्ट, फिर उसको आप डिलीवरी वाले प्लेस में ले जाते हैं, उसको दिखाते हैं, वो वेरीफाई करता है, उसके बाद डिलीवरी। इससे क्या होता है, एक तो गड़बड़ी नहीं होगी, क्रॉस चेकिंग होता है और स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है काम में। तो इसीलिए काम को बांट कर करने की बात कही गई है। सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। पावर किस चीज का? ऑर्डर देने का, कि काम को किया जाए। लेकिन अथॉरिटी तभी आप यूज कर सकते हैं, पावर तभी यूज कर सकते हैं जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कल को अगर कुछ नहीं हुआ, गड़बड़ हुआ, तो उसका जिम्मेवारी भी आप पर आएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, है ना, कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो आप कभी कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका डिसिप्लिन के लिए 3 चीज़ बताई गई है, होनी चाहिए। अच्छा सुपरवाइजर होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट जो है वो क्लियर और फेयर होना चाहिए, और उसका प्रॉपर एप्लीकेशन होना चाहिए, और अगर कहीं गड़बड़ी हो तो उस पर पेनल्टीज की बात भी बताई जानी चाहिए। यहाँ बता दें आपको कि डिसिप्लिन इज अ ब्रिज, है ना, विच फुलफिल्स द गैप बिटवीन अ पर्सन एंड द सक्सेस। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट कम्स यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉय है वो जो ऑर्डर रिसीव करे वो अपने सुपीरियर से, और सुपीरियर भी एक ही हो, 5 सुपीरियर से वो रिसीव ना करे। यूनिटी होनी चाहिए, मतलब एक ही आदमी आपको कमांड दे, इस प्रकार का बात कहा गया है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कमांड कोई भी दे रहा हो, चाहे कितने भी आपके अलग अलग सुपरवाइजर अलग अलग लोगों को दे रहे हैं, सबका ऑब्जेक्टिव गोल एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो अपना हित को ऊपर नहीं रखेंगे, है ना, अपने हित को हमेशा नीचे और ऑर्गेनाइजेशन का हित को ऊपर रखेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपने देखा था कि बालाकोट पे जब हमला हुआ, तो उसके बालाकोट पे जब हमला किया गया था तो उसमें जो हमारे एयरक्राफ्ट के इंचार्ज थे अभिनंदन, उनको अधिकार नहीं था बाहर जाकर दूसरे कंट्री में अटैक करने का। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई विदेशी फाइटर्स प्लेन जो है वो इंडियन बॉर्डर्स में आ रहे हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर वो दुश्मन के क्षेत्र में घुस जाते हैं। उनको नुकसान भी हुआ, उनका जो एयरक्राफ्ट गिर भी गया, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के हित को पहले रखा। उन्होंने देखा कि मेरी जान के बदले अगर देश बचता है तो दैट इज
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और यही चीज़ बताता है कि अपने इंटरेस्ट को आप सेकेंडरी रखो और जो जनरल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको आगे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आदमी काम करता है उसको आप रेम्यूनरेशन दो, टाइमली दो एंड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, मतलब एकदम कम भी नहीं, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा से चला सके, इस बात को आपको देखना होगा। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो भी आप रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं वो सेंट्रली गवर्न हो, उतने रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए। स्केलर चेन का मतलब होता है कि अथॉरिटी वाइज आपका पावर्स बटा हुआ होना चाहिए, हर मतलब आपके ऊपर कोई और रहेगा, उसके ऊपर कोई और रहेगा। जैसे हम लोग पहले भी देखे कि मैनेजमेंट को हम लोग 3 लेवल में बांटे, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। तो ये क्या था, स्केलर चेन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन डिफरेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो भी वस्तुएं हैं, रिसोर्सेज हैं, वो पर्टिकुलर प्लेसेस पर अवेलेबल रहें, यहाँ वहाँ नहीं रहे, ताकि कोई भी आदमी जब मान लीजिए आपके एब्सेंस में काम करना चाहे तो उनको वो सामान उस जगह पे रखा हुआ मिले। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे हैं लोग तो उनके साथ आप एक जैसा व्यवहार रखेंगे, सबको बराबर नज़रों से देखेंगे ताकि उनको इन्फीरियरिटी फील नहीं हो, अपने के साथ पार्शियलिटी हो रहा है ऐसा फील नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसका मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉय या वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका जो कार्यकाल है काम करने का वो फिक्स होना चाहिए, या मतलब वो परमानेंसी की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आज देखते हैं कल रखेंगे या नहीं रखेंगे, है ना, ये पता नहीं। इस प्रकार का अगर इंस्टेबिलिटी रहेगा तो वर्कर पूरा 100% अपना एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ हमको आगे बढ़ के करना चाहिए तो यह वेट मत कीजिए कि दूसरा कुछ करेगा तब आप करोगे। जैसे मैंने आपको अभिनंदन का एग्जांपल दिया तो वहाँ पर भी इस चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हैं। इनिशिएटिव मस्ट बी टेकन। कौन करेगा, कौन पहले करेगा, ये मत सोचिए। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे काम होंगे और आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट, तो वहाँ पर इनिशिएटिव आपको जरूर लेना होगा। एंड लास्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस के लिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। आज जैसे हम लोग कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी एक सक्सेसफुल कैप्टन है, उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताया। तो बात यहाँ पर है महेंद्र सिंह धोनी केवल अपने दम पर महेंद्र सिंह धोनी नहीं बना, सक्सेसफुल नहीं हुआ, पूरी टीम ने उनका साथ दिया, तब जाकर वो सक्सेसफुल कैप्टन बना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप सक्सेसफुल बनते हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फैमिली सपोर्ट अगर आपको नहीं करे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो दिस इज द 14 प्रिंसिपल्स एज लेड आउट बाय हेनरी फ्योल। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। इनका क्या कहना है ये भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं। इन्होंने 6 मेजर प्रिंसिपल्स दिए हैं मैक्स वेबर ने, है ना। इनके अनुसार मैक्स वेबर्स प्रिंसिपल स्प्रेड थ्रू आउट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इवन दो वेबर्स राइटिंग्स हैव बीन वाइडली डिस्क्रेडिटेड द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म्स लिव्स ऑन। मतलब इसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं मिली है, फिर भी हम लोग इसको दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं। इनका कहना है कि एक फॉर्मल हेरार्कियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, हेरार्की होना चाहिए, और फॉर्मल मतलब जो पहले था किंग था तो उसके बेटा ही फिर आगे राजा बने, है ना, और फिर उसका ही वंशज हो। हेरार्कियल स्ट्रक्चर फॉर्मल होना चाहिए, मतलब एक कैटेगराइज कर देना चाहिए, उस नाम का वैल्यू होना चाहिए। जैसे हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, तो उनका एक हेरार्की बना हुआ है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट मस्ट बी बाय रूल्स। मैनेजमेंट बाय रूल्स, कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होने चाहिए, इसके अंतर्गत डिसीजंस लिया जाए। ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी, वर्क इज टू बी डन बाय स्पेशलिस्ट्स एंड पीपल ऑर्गेनाइज्ड इनटू, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे
जो भी फंक्शन परफॉर्म होना है दैट शुड बी परफॉर्म बाय द स्पेशलिस्ट। एंड एन अप नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है एन अप फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन। इसका मतलब ये होता है if the mission is described as up focused then the organization's purpose is to serve the stockholders, the board or whatever agency empowered it. If the mission is to serve the organization itself and those within it to produce high profits, to gain market share or produce, देखिए दो तरह का बात बताया गया। अप फोकस्ड मतलब आप स्टॉक होल्डर्स जो भी कंट्रीब्यूटरीज हैं, है ना, जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको अगर आपको सर्व करना है तो वो कहलाता है अप फोकस्ड। और अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को आपको प्रॉफिट में लाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, कैश बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है वर्कर्स की, तो वो कहलाएगा इन फोकस्ड। दो तरह का मिशन हो सकता है। पर्पसली इम्पर्सनल, एक्चुअली क्या होना चाहिए, इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दैट मस्ट बी इम्पर्सनल चीज़ों को। द आइडिया इज टू ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज इक्वली, बोला गया कि सबको इक्वली ट्रीट करो, किसी से भेदभाव मत करो। अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी ही उनको काम दो और उनको प्रमोशन या कोई भी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करो। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, इनका कहना है टेक्निकली जो साउंड हो पर्सन्स उसके अकॉर्डिंगली उनको काम दिया जाना चाहिए। इसमें फिर क्रिटिसिज्म हुआ है कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कही गई है, इनफॉर्मल ग्रुप्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, इसमें बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग मानने से डिले होता है बिकॉज ऑफ हायरार्कीज, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस टेक्निकल क्वालिफिकेशंस को दिया गया है, और लास्ट में बहुत लिमिटेड स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स का इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली। लाइकवाइज तीन डिफरेंट पर्सनल्स हैं जिनका हम लोगों ने प्रिंसिपल्स देखा। फर्स्ट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, है ना, और यू कैन से साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर, देन हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, देन मैक्स वेबर के 6 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने समझे। लाइकवाइज ये आपका प्रिंसिपल्स का बात आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।